हेलो दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ्स का राजीव प्रकाशन कंसॉल्व का सेट 1 2024 का दूसरा भाग। पहले भाग में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 21 तक सॉल्व कर किया था। अब इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से सॉल्व करेंगे। जैसे 22 में लिखा हुआ कि इन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। तो क में लिखा है कि ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, इनके वर्गों का योगफल 290 हो। तो क्रमागत विषम पूर्णांक किसको कहते हैं? जैसे कि मान लेते हैं यहाँ दो है, सॉरी दो तो सम संख्या है, एक है, तीन है, पाँच है, सात है, ये सब विषम संख्या है जो लगातार क्रम से आ रही हैं। तो इनके बीच का अंतर कितना का है? इसमें भी दो का अंतर है, इसमें भी दो का अंतर है, इसमें भी दो का अंतर है। ठीक है, तो अगर पहली संख्या हम x मानते हैं तो दूसरा लाने के लिए क्या करेंगे? इसमें दो ऐड करेंगे, तो यानी कि x+2 हो जाएगा। इसका हल में लिखेंगे, माना पहली क्रमागत विषम संख्या x तथा दूसरी क्रमागत विषम संख्या x+2 है। फिर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में लिखा क्या है? जिनके वर्गों का योगफल, यानी कि पहली जो हमारी विषम संख्या x है तो इसका वर्ग यानी कि x का होल स्क्वायर प्लस दूसरी विषम संख्या कौन सी? x+2, तो हो जाएगा x+2 का होल स्क्वायर। तो दोनों के वर्गों का योगफल कितना दिया है? 290, तो बराबर हम लिख देंगे 290। अब इसका प्रसार कर देंगे, तो एक्स का होल स्क्वायर है तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस इसको तोड़ेंगे प्लस बी का होल स्क्वायर पर, तो ए की जगह एक्स है, बी की जगह दो है, तो पहले होता है ए स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद बी की जगह दो है तो हो जाएगा दो का होल स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2 गुणे x गुणे 2 बराबर 290। अब यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? ये 2x² प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा 4, और इससे गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4x बराबर 290। अब हम इस 290 को ले आएंगे, 290 को ले जाएंगे दाएं बाएं साइड, इसका साइन चेंज जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे 2x² प्लस 4x प्लस 4 माइनस 290 बराबर 0। अब यहाँ -290 है और यहाँ प्लस का 4 है, तो घटाएंगे तो बड़ी संख्या के चिन्ह माइनस है तो आंसर भी माइनस में होगा घटाने पर। यहाँ हम लिख देंगे 2x² प्लस 4x, घटाएंगे तो माइनस में होगा 286 बराबर 0। अब इन दोनों में कितना कॉमन है? दो कॉमन है तीनों में, इसमें भी और इसमें भी, तीनों में दो कॉमन है तो इसमें से हम दो कॉमन ले लेंगे। जब दो कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा x², दो कॉमन लेते हैं, हो गया 2x माइनस 1 4 3 143 बराबर 0। तो दो को अगर दाएं साइड ले जाएंगे तो 0/2 जीरो हो जाएगा, तो हमारा समीकरण हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। अब हमको इसका गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे? जो 143 है इसको हम गुणा करेंगे x² से, तो जब 143 को हम x² से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 143 x² माइनस का 143 x²। तो जो ये बीच वाला पद है 2x, इसको दो पद में इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर 2 हो जाए और गुणा करने पर 143 हो जाए। तो 13 और 11 को जब हम गुणा करते हैं तो 143 होता है, और 13 में से जब हम 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं तब x² प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में x कॉमन है तो इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ बच गया 13। फिर इन दोनों में -11 कॉमन है तो -11 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग x प्लस 13
और एक ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 11 बराबर 0। तो एक बार x प्लस 13 को 0 के बराबर लिखेंगे और एक बार x माइनस 11 को 0 के बराबर लिखेंगे। तो x प्लस 13 बराबर 0 या x माइनस 11 बराबर 0। तो प्लस 13 को दाएं साइड देंगे माइनस 13 हो जाएगा, तो x बराबर माइनस 13, और इसको ले जाएंगे तो x बराबर प्लस का 11। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन लिखा है कि विषम विषम है धनात्मक पूर्णांक। तो ये तो माइनस में हो गया, तो ये आंसर हमारा होगा हो नहीं हमारा, तो कौन सा हो जाएगा? x बराबर 11। तो पहली संख्या हो जाएगी, पहली धनात्मक विषम संख्या x बराबर 11, और दूसरी दूसरी हमारी कौन सी? x प्लस 2। x बराबर 11 निकला, तो 11 में 2 जोड़ देंगे, इस हो जाएगा 13। तो पहली संख्या हो गई 11 और दूसरी संख्या हो गई 13। क्वेश्चन नंबर ख में लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर संविभाजित करती है। तो इसमें संकेंद्रीय वृत्त किसको कहते हैं? ऐसे वृत्त जिनका एक केंद्र हो। तो ये बड़ा वाला जो वृत्त है और ये छोटा वृत्त, दोनों का एक केंद्र है O। तो ऐसे वृत्त जिसके एक केंद्र होते हैं उसको कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त। तो इसमें क्या करेंगे? और ये हमारा जीवा है, जीवा कहते हैं वृत्त पर स्थित दो बिंदु, जैसे ये बड़ा वाला वृत्त है, बड़ा वृत्त पर दो बिंदु है ए और बी, तो इन दोनों बिंदुओं को जो है मिलाने वाली रेखा उसी को कहते हैं जीवा। इसमें लिखा हुआ है कि बड़े वृत्त की जीवा अगर ये छोटे वृत्त को बिंदु सी पर स्पर्श करती है, तो हमको सिद्ध करना है कि ये जो स्पर्श बिंदु सी है इसको संविभाजित करना है, यानी कि हमको सिद्ध करना है AC इक्वल टू AC बराबर BC। इसके लिए हम रचना करेंगे और वृत्त केंद्र O से C पर लंब डालेंगे। इसमें लिखेंगे माना O केंद्र वाले वृत्त की जीवा AB है, जो छोटे वृत्त को बिंदु C पर स्पर्श करती है, बिंदु C पर स्पर्श करती है। फिर रचना में हम क्या लिखेंगे? रचना में लिखेंगे OC लंब AB खींचा। ठीक है, क्या सिद्ध करना हम लोग को? सिद्ध करना है AC बराबर BC, ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो 9th में आप लोगों ने थ्योरम पढ़ा होगा कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जो होता है, ये जीवा को क्या करता है? संविभाजित करता है। और पहले एक थ्योरम है, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, या दूसरा भी होता है कि हम लोग जानते हैं कि ये जो बड़ा वृत्त है इसकी जो जीवा AB है, ये त्रिज्या पर क्या है? स्पर्श रेखा है। तो उन्होंने थ्योरम पढ़ा है कि जो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। तो इसका ये भी लंब होगा, और इसमें रचना में हम लोगों ने पहले ही लंब खींच दिया है, तो हम लिख सकते हैं थ्योरम है, लिखेंगे उत्पत्ति में कि वृत्त के केंद्र से वृत्त के जीवा पर खींचा गया लंब खींचा गया लंब वृत्त की जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ये थ्योरम, ये प्रमेय किस में है? ये 9th क्लास में है। तो उसके अनुसार तब क्या होगा? जब OC लंब है AB पर, तो प्रमेय के अनुसार हम लिख सकते हैं AC बराबर BC। तो जब ये दोनों समद्विभाजित हो गया, यही हम लोग को सिद्ध करना, तो लिख सकते हैं अतः
बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, समद्विभाजित होती है। क्वेश्चन नंबर ग में लिखा है कि चित्र में यदि एलएम समांतर है सीबी के और एलएन समांतर है सीडी के, तो सिद्ध कीजिए कि एम बटे बी एम बराबर एन बटे डी एन। ये चित्र दिया हुआ है, इसमें दो त्रिभुज बन रहा है। पहला त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ए डी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में एलएम समांतर है सीबी के। तो थेल्स प्रमेय से क्या होता है, थेल्स प्रमेय होता है कि अगर थेल्स प्रमेय कहते हैं उसको आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कहते हैं। मान लेते हैं त्रिभुज एबीसी है और ये डी है और ये है। तो अगर डी समांतर है बीसी के तो थेल्स प्रमेय के अनुसार हो जाएगा एडी बटे डीबी बराबर ए बटे ईसी। तो इसमें दो त्रिभुज बन रहा है। पहला त्रिभुज इस तरह का है, ये पहला त्रिभुज बन रहा है और ये ऐसे समांतर दिया है। इसका नाम है ए, यहाँ एम दिया हुआ है, ये बी है, ये सी है और ये एल है। तो दिया है कि एल एन समांतर है बीसी के। तो पहले हम कभी भी सिद्ध करते हैं तो पहले जो गिवन होता है उसको लिख लेते हैं। तो लिख लेंगे, दिया है एल एन समांतर सी बी तथा एल एन समांतर सी डी। क्या सिद्ध करना हम लोग को, सिद्ध करना है एम बटे बी एम बराबर एन बटे डी एम। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग उत्पत्ति। तो सबसे पहले कौन सा त्रिभुज हम लेंगे, ऊपर वाला त्रिभुज है ए बी सी। इसमें लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ है, ये एल एम समांतर है सी बी के, एल एम समांतर सी बी। हम लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से तब क्या हो जाएगा हम लोग का, एम बटे बी एम बी बराबर एल बटे एल सी। यहाँ लिख देंगे हम एम बटे एम बी बराबर एल बटे एल सी। इसको मान लेंगे समीकरण ए। ठीक है, इसके बाद दूसरा त्रिभुज कौन सा है, दूसरा त्रिभुज हम लोग का है ए डी सी। तो त्रिभुज ए डी सी का इस तरह चित्र बनेगा। इसमें ऐसे दिया हुआ है, ये इसके समांतर है, यहाँ लिखा हुआ है ए, यहाँ एन है, ये डी है, ये सी है और एल। इसमें क्या लिखा हुआ है, एल एन समांतर है सी डी के। तो थेल्स प्रमेय से क्या, ये भी क्या हो जाएगा, एन बटे एन डी बराबर एल बटे एल सी। लिखेंगे पुनः त्रिभुज एडीसी में, त्रिभुज एडीसी में क्या हो जाएगा, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि एल एन समांतर है सी डी के। ठीक है, तो इसमें भी लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से तभी हो जाएगा हम लोग का एन अपॉन एन बटे एन डी बराबर एल बटे एल सी। लिख देंगे एन बटे एन डी बराबर एल बटे एल सी। फिर इसको मान लेंगे समीकरण 2 और समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे। तो समीकरण 1 में का बायां पक्ष और समीकरण 2 का बायां पक्ष दोनों अलग अलग है, लेकिन बराबर कौन सा है, समीकरण 1 का दायां पक्ष और समीकरण 1 का दायां पक्ष। दोनों समीकरण जब दायां पक्ष बराबर है तो दोनों का बायां पक्ष भी बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण
एक तथा दो से, समीकरण एक तथा दो से हो जाएगा एम बटे एम बी बराबर एन बटे एन डी। उस समय घ में दिया है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो बहुपद क्या दिया है पहले हम लिख लेंगे। माना कि x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ये दिया हुआ है। तो पहले हम इसके शून्य निकालेंगे, शून्य निकालने के लिए इसका गुणनखंड करेंगे। तो 10 में गुणा करेंगे हम एक्स स्क्वायर से, तो कितना हो जाएगा ये 10x स्क्वायर। तो जो बीच वाला पद है 7x, इसको दो पद में इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर 7 हो जाए, गुणा करने में 10 हो जाए। तो 5 दूनी 10 होता है और 5 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब इन दोनों में एक्स स्क्वायर और 5x में कॉमन क्या, x कॉमन है, तो इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 5 और 2x प्लस 10 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचेगा x और 2 बचे 10, यहाँ हो गया 5। दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ भी x प्लस 5 है, यहाँ भी x प्लस 5 है, x प्लस 5 को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5 एक ब्रैकेट में और x प्लस 2 एक ब्रैकेट में। तो शून्य के निकालेंगे तो दोनों को 0 के बराबर हम लिखेंगे। ठीक है, तो लिख लेंगे x प्लस 5 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। तो प्लस 5 को दाएं साइड ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा -5, या प्लस 2 को दाएं साइड ले जाएंगे तो x बराबर -2। तो हमारे दो शून्य आ गए। तो एक को मान लेते हैं अल्फा, एक को मान लेते हैं बीटा। तो माना अल्फा बराबर -5 और बीटा बराबर -2। तो द्विघात बहुपद होता है उसका मानक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके शून्यकों का योगफल निकालेंगे। तो सूत्र होता है शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए। अगर हम इससे तुलना करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 10 को प्लस 7x प्लस 10 को किससे तुलना करते हैं, अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे तो इसमें एक्स स्क्वायर गुणा क्या है, 1 है। यहाँ लिख सकते हैं हम a बराबर 1, b बराबर 7 होगा और c बराबर हो जाएगा 10। b बराबर 7 और c बराबर 10। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा इसमें कितना है, अल्फा है -5, तो लिखेंगे -5 प्लस बीटा कितना है, बीटा है -2, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं -2 बराबर, जब माइनस का चिन्ह लगाएंगे b कितना है, इसमें b है 7 और a कितना है, a है 1। तो -5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -5 और -2 कितना हो जाएगा -7, और ये भी 1 से भाग देंगे तो इतना ही होगा -7, यानी कि इस शून्यकों का योगफल है ये बराबर है, इसकी सत्यता की जांच हो गई। अब इसके बाद हमको निकालना है इसका गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या सूत्र होता है, अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a। तो अल्फा इसमें कितना है, अल्फा है -5 और बीटा है -2, तो लिखेंगे -5 गुणे -2 बराबर c कितना है, इसमें c 10 है और a है 1। इसे गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 5 दूनी 10, तो 10 बराबर 10 हो गया। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल की भी सत्यता की जांच हो गई और शून्यकों के गुणनफल की भी सत्यता की जांच हो गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अंग। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है। तो पहले हम इसमें लिख लेंगे वर्ग अंतराल और यहाँ लिख लेंगे बारंबारता। पहले वर्ग अंतराल कितना दिया है इसमें, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और बारंबारता दिया है हम लोग का 2, 4,
7, 3 और 2। ठीक है, जो बारंबारता होता है उसको हम सूचित करते हैं एफ आई से। तो अब हम क्या निकालेंगे, अब यहाँ निकालेंगे हम लोग वर्ग चिन्ह निकालते हैं, मध्यमान। वर्ग चिन्ह या मध्यमान कहते हैं, इसको सूचित करते हैं हम लोग एक्स आई से। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र होता है, जो वर्ग अंतराल दिया रहता है उसमें ये होता है निम्न सीमा, ये होता है उच्च सीमा। तो निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो 0 और 10 को जोड़ेंगे 10 होगा, 10 में 2 से भाग देंगे 5। फिर उसी तरह 10 और 20 को जोड़ेंगे 30 हो गया, 30 को 2 से भाग देंगे 15। ठीक है, अब बार बार जोड़ने और 2 से भाग देने की जरूरत नहीं होती, हम क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि सबका जो अंतर है 10 का है कि नहीं, सबका 10 का अंतर है, तो 2 निकाल लेंगे और सब में 10 जोड़ते जाएंगे, तो 5 में 10 जोड़ेंगे 15, 15 में 10 जोड़ेंगे 25, फिर 25 में 10 जोड़ेंगे 35, और 35 में 10 जोड़ेंगे 45। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालते हैं एफ आई गुणे एक्स आई, यानी कि जो हमारा बारंबारता है और जो वर्ग चिन्ह है इसका गुणनफल। 2 में 5 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10, 4 में 15 से गुणा करेंगे 15 चौके 60, 7 में 25 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 175, 3 में 35 से गुणा करेंगे 105, और 2 में 45 से गुणा करेंगे 90। ठीक है, और जब बारंबारता को जोड़ते हैं तो हमें लिखते हैं सिग्मा एफ आई। सबको जोड़ेंगे यहाँ, तो 4 2 6, 7 13, 3 16 और 2 18, ये हो गया 18। फिर हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। इसको जोड़ेंगे तो 0 है, 5 5 10 का 0, हासिल बचा 1, 9 1 10, 7 17, 6 23, 1 24 का 4, हासिल बचा 2, और 2 हो जाएगा 4। एक बार और चेक कर लेते हैं इसको, 5 5 10 का 0, हासिल बचा 1, तो 2 6 2 8 7 15, 15 और 9 24 का 4, हासिल बचा 2 2 4, 440 हो गया। तो यहाँ निकालेंगे माध्य। तो माध्य का सूत्र होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है हम लोग का 440, और ये है 18। इसको 2 से काट देते हैं पहले, ये कट जाएगा 9 बार में, और ये कट जाएगा 220 बार में, ये हो गया 220 बटे 9। इसे हम भाग दे देंगे, तो जब हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18। ठीक है, फिर बचा कितना, 4 बचेगा, और 0 उतारेंगे 40, तो 9 चौके 36, फिर 4 बचा 9 चौके 36, तो 24 दशमलव कितना आएगा, 24.44 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि एक थैले में 5 लाल गेंदे और कुछ नीली गेंदे हैं। यदि इस थैले से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है, तो थैले में से नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लिख लेंगे माना नीली गेंदों की संख्या x है, नीली गेंदों की संख्या x है, तो कुल गेंदें कितनी हो जाएंगी, कुल गेंद पहले इसमें लाल कितना है 5 है, तो कुल गेंद हो जाएगा हम लोग का 5 + x। तो प्रश्नानुसार इसमें लिखा हुआ है कि इस थैले में नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, तो जो नीला गेंद होगा उसका प्रायिकता होगा, टोटल नीला गेंद x है और कुल गेंद है 5 + 1, तो x बटे 5 + x बराबर 2 गुणे, और लाल गेंद का प्रायिकता हो जाएगा 5 बटे 5 हो गया लाल गेंद, और ये 2 गुनी है तो 2 से गुणा करेंगे, और कुल गेंद है 5 + x, हो जाएगा x बटे 5 + x बराबर 2 से 5 गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 बटे 5 + x, तो 5 + x से 5 + x कट गया, तो x बराबर कितना हो गया 10, यानी कि नीली गेंद कितनी हो जाएगी, नीली गेंदों की संख्या x बराबर 10। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है।
और इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो तो दोनों वर्ग की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें हल में लिख लेंगे, माना पहले तथा दूसरे वर्ग की भुजाएं क्रमशः x मीटर तथा y मीटर है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है दोनों के वर्गों का क्षेत्रफल का योगफल। तो जो प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो पहला वर्ग का भुजा x है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और दूसरे का है वाई स्क्वायर तो प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे। दोनों का वर्गों का योगफल दिया है 157, तो प्लस 157, दोनों को जोड़ेंगे तभी तो होगा बराबर में 157। इसको मान लेंगे समीकरण 1। पुनः अब इसमें दिया है कि इनके परिमापों का योगफल 68 है। तो जो वर्ग का परिमाप होता है उसका होता है 4 गुणे भुजा। तो पहले वर्ग का भुजा x है तो इसका हो जाएगा 4x, दूसरे वर्ग की भुजा y है तो इसका हो जाएगा 4y, और दोनों का योगफल यानी कि दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है 68। तो बराबर में क्या लिख देंगे, 68। तो लिख देंगे यहाँ 4x प्लस 4y बराबर 68। दोनों में 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस वाई बराबर 68। ठीक है, तो 4 को इधर ले जाते हैं तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 68/4, और 4 से 68 कट जाएगा 17 बार में, तो x प्लस वाई बराबर हो गया 17। अब इसमें y का मान निकाल लेते हैं x के पद में, तो y बराबर हो जाएगा 17 माइनस एक्स, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा कौन सा है, ये समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 157। हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 157। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर कितना है, वाई बराबर 17 माइनस एक्स, तो हम लिखेंगे 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 157। अब इसका प्रसार कर देंगे हमारे लिखे होल स्क्वायर फॉर्मूला पर। तो पहले हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 17 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर तो एक्स है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुणे 17 गुणे एक्स बराबर 157। तो हम एक्स स्क्वायर के जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे 2x स्क्वायर, 17 का होल स्क्वायर होगा 289, ये हो जाएगा 17 दूनी 34x। ठीक है, अब 157 को हम भी ले आते हैं बाएं साइड, तो ये भी माइनस हो जाएगा तो माइनस 157 बराबर 0। ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 34x को पहले लिख लेंगे, यहाँ प्लस 289 है, 157 घटा देंगे तो 9 में से 7 जाएगा 2, फिर 8 में से 5 गया 3, और 2 में से 1 गया 132, तो प्लस 132 बराबर 0। अब दोनों में कॉमन क्या है, तीनों में 2 कॉमन है, इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 17x और प्लस 2 छक्के 12 और 2 छक्के 12 बराबर 0। 2 को दाएं साइड ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो हम लोग का समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 66 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड निकालना है, तो गुणनखंड निकालने के लिए 66 में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर में, तो 66 एक्स स्क्वायर हो गया। अब बीच वाले पद को जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए, 17 आए, और गुणा करने में कितना हो जाए, 66 हो जाए। तो 11 में 6 से गुणा करेंगे तो 66 हो जाएगा, और 11 और 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 17। ये माइनस में तो इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6x प्लस 66 बराबर 0। अब इसमें कॉमन क्या है इन दोनों में, इसमें एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स, दोनों में एक्स कॉमन, इन दोनों में माइनस 6 कॉमन है, तो इसमें से हम एक्स कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस 11, उसमें से माइनस का 6 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस 11 बराबर 0। एक बार हम लिखेंगे इसमें एक्स माइनस 11 बराबर 0, या
x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 11 या x बराबर 6। तो दो आंसर निकल गया। एक समान किस में रखेंगे? एक समान रखेंगे समीकरण 2 में। हम एक समान रखेंगे समीकरण 2 में, तो x बराबर 11 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और जब x बराबर हम 6 रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो जब x बराबर 11 तो y बराबर 6, और जब x बराबर 6 तो y बराबर कितना हो गया? 11। इसमें दोनों में आंसर क्या हो जाएगा? एक का होगा 11 तो दूसरे का होगा 6, फिर एक का अगर 6 होगा तो दूसरे का हो गया 11। इसके बाद है इसका अथवा क्वेश्चन। अथवा में दिया है कि एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने में 1 घंटा समय अधिक लेती है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। इसमें पहले लिख लेते हैं माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। और नाव की चाल कितनी है? नाव की चाल दिया हुआ है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम इसमें समझ लेंगे पहले, जैसे ये नदी है, इस दिशा में पानी बह रहा है, और ये हो गया नाव। तो जब नाव की दिशा पानी की दिशा में होगी तो दोनों के हम चाल को जोड़ देते हैं। तो अगर ये 18 है, ये x है, तो कितना हो जाएगा? 18 प्लस x। ठीक है, और अगर नाव की चाल धारा की दिशा के विपरीत है तो हम नाव की चाल में से धारा की चाल को घटा देते हैं, क्योंकि चाल कम हो जाती है तो हो जाएगा 18 माइनस एक्स। तो दोनों में हम चाल निकाल लेंगे। इसमें लिखेंगे हम धारा की दिशा में नाव की चाल। धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी x प्लस 18 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर हम निकालेंगे धारा के विपरीत, धारा के विपरीत नाव की चाल। तो धारा के विपरीत नाव की चाल कितनी होगी? 18 माइनस एक्स। ठीक है, इसको 18 प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, 18 माइनस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें लिखा हुआ है कि वो 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने में 1 घंटा समय अधिक लेती है। दोनों में हम समय निकाल लेंगे। तो हम इसमें निकालेंगे धारा की दिशा में लगा समय। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। तो दूरी है 24 और धारा की दिशा में चाल है 18 प्लस एक्स, और ये हम समय निकाल रहे हैं तो लिख देंगे घंटे। इसके बाद फिर हम निकालेंगे इसमें धारा के विपरीत दिशा में लगा समय। सेम फार्मूला, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। दूरी है 24 और धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी है? 18 माइनस एक्स, और समय यही हम निकाल रहे हैं तो आवर्स लिख देंगे। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। इसमें लिखा है कि जब वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने में 1 घंटे अधिक समय लेती है। यानी कि जब हम धारा के विपरीत जाएंगे तो हमारा चाल कम हो जाएगा और हमको जाने में ज़्यादा समय लगेगा, और जब धारा की दिशा में जाएंगे तो हमको जाने में हमारा चाल अधिक और धारा और हमारा चाल अधिक हो तो कम समय लगेगा। यानी कि हम ज़्यादा में से कम चाल को घटाएंगे तभी एक का अंतर आएगा। तो ज़्यादा चाल हम लोग, ज़्यादा समय कौन सा है? ये 24/18 माइनस एक्स। ये हम लिख देंगे 24/18 माइनस एक्स, और घटाएंगे किस में से? इसको लिखेंगे 24/18 प्लस एक्स, और अंतर कितने का आ रहा है? 1 घंटे का। तो बराबर हम लिख देंगे 1। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा हम लोग का 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स। 18 प्लस एक्स को 24 से गुणा कर देंगे, तो 24 गुणे 18 प्लस एक्स, फिर माइनस 18 माइनस एक्स को 24 से गुणा कर देंगे तो 24 गुणे 18 माइनस एक्स बराबर 1। अब हम इसे ब्रैकेट हटाएंगे तो 24 में 18 से गुणा करेंगे तो 18 चौके 72
हासिल बचा 7 और 18 दूनी 36, तो 36 में 7 जोड़ेंगे तो 43 हो जाएगा, यानी कि 432 माइनस, सॉरी प्लस है, हो जाएगा प्लस 24x, फिर माइनस 24 से 18 में गुणा करेंगे तो माइनस का 432, माइनस माइनस प्लस 24x बटे 18 में ए माइनस बी प्लस बी के होल स्क्वायर पर है, तो ये हो जाएगा 18 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर में 1। तो 18 का होल स्क्वायर कितना होता है, पहले इसको जोड़ लेंगे हम लोग। ये प्लस का 432 है और ये माइनस का 432 कट गया। 24x और 24x जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 48x बटे 18 का होल स्क्वायर होता है 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। अब 324 माइनस एक्स स्क्वायर ले जाएंगे दाएं साइड में, तो हो जाएगा 48x बराबर 324 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों पदों को ले जाएंगे बाएं साइड तो प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 48x और माइनस 324 बराबर 0। अब इससे हम गुणनखंड करेंगे तो माइनस 324 से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर में, तो माइनस 324 एक्स स्क्वायर हो गया। अब बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर प्लस का 48 हो जाए, गुणा करने पर 324 हो जाए। तो यहाँ निकालेंगे 324 का भाज्य गुणनखंड, 2 से भाग देंगे 162 होगा, ठीक है। फिर 2 से भाग देंगे तो 81। अब ये 3 से कटेगा तो ये हो गया 27, फिर 3 से कटेगा 27 9 बार में, फिर 3 से 9 कटेगा 3 बार में और 3 से 3 कट गया 1 बार में। अब इसको हम अरेंज करेंगे कैसे होगा, तो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, ठीक है, और 3 तरीके 9 और 27, तो ये भी नहीं होगा। फिर इसको गुणा करते हैं 3 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। इसको हम कैसे गुणा करेंगे, हो जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है, और इसको गुणा कर लेंगे 3 तरीके 9 27 दूनी 54, तो 54 में से 6 घटाएंगे 48 बचेगा, और गुणा करेंगे तो हो जाएगा 324। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 54। इन दोनों में कॉमन है -6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 54 बराबर 0। एक ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग x प्लस 54 और एक ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 6 बराबर 0। तो एक बार लिखेंगे x प्लस 54 को 0 के बराबर, ठीक है, या एक बार लिखेंगे x माइनस 6 को 0 के बराबर। तो x बराबर हो गया प्लस 14 को इधर जाएंगे तो -14, और प्लस x को दाएं साइड जाएंगे तो माइनस x को दाएं साइड जाएंगे तो प्लस का 6 हो गया। तो धारा की चाल होगी, वो तो माइनस में होगी नहीं, तो धारा की चाल कितनी हो गई, x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लिख लेंगे यहाँ धारा की चाल x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है कि एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो उस बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडस्टल होता है, जैसे कि मान लेते हैं ये एक स्तंभ है, ये स्तंभ हो गया, और स्तंभ के जो स्तंभ होता है उसी को पेडस्टल कहते हैं, और इसके ऊपर ऐसे एक मूर्ति लगी है, ठीक है। और भूमि पर कोई बिंदु है, मान लेते हैं ये बिंदु है हम लोग का सी, और इसमें ये पेडस्टल से उन्नयन कोण बन रहा है, पेडस्टल के शिखर से, और ये मूर्ति के शिखर से उन्नयन कोण बन रहा है। तो इसमें लिखा है कि जो पेडस्टल के शिखर पर मूर्ति है इसकी ऊंचाई 1.6 मीटर। ये जो ऊंचाई होगी, मान लेते हैं ये ए है, बी, सी और डी। जो ए भी दिया हुआ है ये मूर्ति है और इसकी ऊंचाई है 1.6 मीटर, ठीक है। और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये भूमि पर जो बिंदु है ये क्या है, ये डी है, और डी से जो मूर्ति है इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है, 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, और ये पेडस्टल का शिखर है बी,
और इसका उन्नयन कोण कितना दिया है, 45 डिग्री। तो हमको निकालना है पेडेस्टल की ऊंचाई यानी कि बीसी निकालना है। तो बीसी को हम मान लेते हैं h मीटर, और सीडी को मान लेते हैं हम लोग x मीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम त्रिभुज BCD में हल करेंगे। तो इसमें लिखेंगे त्रिभुज BCD में कितना डिग्री बन रहा है, इसमें 45 डिग्री बन रहा है। तो लंब दिया आधार दिया यानी कि tan का यूज करेंगे। तो tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार यानी कि BC बटे CD, BC बटे CD। tan 45 का मान होता है 1, तो 1 बराबर BC कितना है, हम लोग ने h माना है, और CD है x, क्या हो जाएगा h बटे x। तो x को ले जाएंगे बाय साइड, तो x बराबर हो जाएगा h, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब हम तो पूरे त्रिभुज में हल करेंगे, त्रिभुज ACD में। तो पुनः त्रिभुज ACD में पूरे त्रिभुज में कितना कोण बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। तो लंब हमारा हो जाएगा AC, आधार हो जाएगा CD, AC बटे CD। tan 60 का मान होता है √3 बराबर AC कितना है, AC को लिख सकते हैं 1.6 प्लस h, 1.6 प्लस h बटे, और CD है x, तो यहाँ x लिख देंगे। अब x को ले जाते हैं दाएं साइड, तो हो जाएगा √3 x बराबर 1.6 प्लस h। हमको क्या निकालना है, इस पेडेस्टल की ऊंचाई निकालनी यानी कि h का मान निकालना है। तो समीकरण x में x बराबर h है, तो हम x का h लिख सकते हैं। तो अगले स्टेप में लिख देंगे √3h बराबर 1.6 प्लस h, और यहाँ लिख देंगे समीकरण x। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें h को ले आएंगे दाएं साइड, बाएं साइड लाएंगे, तो हो जाएगा √3h माइनस h बराबर 1.6। हम इन दोनों में से h कॉमन ले लेंगे, h कॉमन लेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस 1 बराबर 1.6। अब √3 को ले जाएंगे दाएं, 3 माइनस 1 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो बटे में चला जाएगा। h बराबर 1.6 बटे √3 - 1। अब इसका हर कैसा, अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या दिया रहता है तो करते हैं इसका परिमेयकरण। √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1 से गुणा कर देंगे। तो इस बराबर हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1.6 गुणे ब्रैकेट में लिख देंगे √3 प्लस 1 बटे, ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म रूप में है, इसको लिख सकते हैं a² माइनस बी स्क्वायर यानी कि √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1.6 गुणे √3 प्लस 1 बटे √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3, और 1 का होल स्क्वायर हो गया 1। तो 3 में से घटाएं कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 1.6 गुणे √3 प्लस 1 बटे 2, और 2 से ये कटेगा कितने बार में, 0.8 बार में। तो पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। अथवा में क्वेश्चन दिया है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं ये एक खंभा हो गया, ये दूसरा खंभा है, और इसके बीच की दूरी कितनी दी हुई है, इसके बीच की दूरी है 80 मीटर, इसके बीच की दूरी दी हुई है 80 मीटर। और ये सड़क है, और इसके बीच में कोई बिंदु है, मान लेते हैं ये बिंदु P है, और दोनों खंभों की ऊंचाई बराबर है। तो P से इस इसका ये उन्नयन कोण दिया हुआ है, एक का मान लेते हैं ये 60 डिग्री है, और इसको मिला देते हैं P से, ये कितना दिया हुआ है, ये 30 डिग्री, और खंभों की ऊंचाई बराबर है। इसका नाम देते हैं A, B, C और D। मान लेते हैं खंभे की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है, ये भी h मीटर है और ये भी h मीटर है।
तो इस वाले बीपी को अगर मान लेते हैं एक्स, अगर इसको हम एक्स मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 80 है तो ये हो जाएगा हम लोग का 80 माइनस एक्स मीटर। ठीक है, तो पहले हम हल कर लेते हैं त्रिभुज ए बी पी में। लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी में कितना बन रहा है, इसमें 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, तो लंब हमारा कौन सा हो जाएगा, ए बी, आधार हो जाएगा बीपी, तो लिख देंगे ए बी बटे बीपी। तो tan 30 का मान होता है 1/3 बराबर ए बी है एच, या एच लिख देंगे, और बीपी कितना है एक्स। तो अब क्या कर देंगे, हम तिरछा गुणा कर देंगे, एक्स को एक्स से गुणा कर देंगे, √3 को एच से गुणा कर देंगे, तो एक्स बराबर हो जाएगा √3h। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब दूसरे त्रिभुज में हल करते हैं, त्रिभुज डी सी पी में। पुनः त्रिभुज डी सी पी में इसमें कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब इसमें है डी सी और आधार कौन सा है, सी पी। तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर डी सी कितना है, ये एच है, और सी पी हम लोग का 80 - x। तो 80 - x ले जाएंगे दाएं साइड, उसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 80 √3 माइनस √3x बराबर h। ठीक है, और इसमें x बराबर कितना दिया है, x बराबर है √3h, तो हम x की जगह लिख देंगे √3h अगले स्टेप में, तो हो जाएगा 80 √3 माइनस √3 गुणे √3h बराबर h। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हो जाएगा हम लोग का 80 √3 और √3 को गुणा करेंगे, 3 हो जाएगा 3h बराबर h, -3h को दाएं साइड ले जाएंगे तो प्लस का 3h हो जाएगा, तो 80 √3 बराबर h प्लस 3h। 80 √3 इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 4h। ठीक है, तो 4 से भाग देंगे 80 में, तो इस बराबर लिख सकते हैं 80 √3/4, 20 बार में कट गया, तो h बराबर निकल गया 20 √3 मीटर, यानी कि खंभों की ऊंचाई कितनी हो गई, 20 √3 मीटर। हमको निकालना है इसके बीच की दूरी, तो h का मान रख देंगे समीकरण 1 में। h का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x बराबर दिया हुआ है √3h, और h बराबर कितना निकला, 20 √3, तो लिख देंगे √3 गुणे 20 √3, √3 और √3 को गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 20 गुणे 3 यानी कि 60 मीटर। x बराबर 60 निकल गया, तो दूसरे खंभे का कितना हो जाएगा, दूसरे खंभे की दूरी 80 - x, लिखेंगे दूसरे खंभे की दूरी, ये दिया हुआ 80 - x, और x बराबर निकला है 60, तो 80 में से हम 60 घटा देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 20 मीटर। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है कि एक जूस बेचने वाले अपने ग्राहकों को दी गई आकृति में दर्शाए गए गिलासों में जूस देता था। बेलनाकार गिलास की का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला था, जिससे गिलासों की धारिता कम हो जाती थी। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेमी थी तो गिलास की आभासी धारिता और वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। तो आभासी धारिता क्या होगा, ये गिलास का पूरा जो आयतन है ये हो जाएगा आभासी धारिता, और वास्तविक होगा कि जैसे ये उभरा हुआ है, ये ठोस है, ये पूरा ठोस दिया हुआ है, तो इतना ही आयतन बच रहा है, यानी कि जो दुकानदार है इतने ही आयतन में जूस दे रहा है, तो ये जो आयतन निकालेंगे ये हमारा होगा वास्तविक धारिता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरा पहले आभासी धारिता निकालेंगे, पूरे बेलन का आयतन निकालेंगे, और उसमें से इस ये जो अर्धगोला है इसके आयतन को घटा देंगे। तो इसमें व्यास कितना दिया हुआ है, व्यास है 5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हम निकालेंगे, त्रिज्या हो जाएगा r बराबर 5/2 सेंटीमीटर। ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर।
ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे गिलास की आभासी धारिता। आभासी धारिता। ठीक है, तो सूत्र क्या होगा? सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान दिया है 3.14, और आर बराबर हम लिख देंगे 5/2। तो आर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ऊंचाई कितनी है? 10। 10 लिख देंगे तो हो जाएगा 3.14 गुणे 25/4 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। 25 और 2 का स्क्वायर 4 गुणे 10। अब हम क्या करेंगे, इसमें 10 से अगर गुणा करते हैं तो इसका दशमलव हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 31.4 गुणे 25/4। इसको 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा, कट जाएगा 2 बार में, और ये कटेगा 15.7। ठीक है, अब इसको हम गुणा करते हैं, तो 25 से गुणा करेंगे, 25 सत्ते 175 हासिल बचा 17, 25 बचे 125, 125 में 17 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 142 का 2 हासिल बचा 14, और 25 और 14, 25 से कम 25, और 25 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का? 39। और एक अंक दशमलव है, हो जाएगा 392.5/2। तो भाग देंगे, इसमें कितने अंक दशमलव? एक अंक दशमलव है तो यहाँ भी लगा देंगे एक अंक दशमलव। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? आंसर आएगा हमारा भाग देने पर 196.25 की। ठीक है, अब हमको निकालना है किसका आयतन? अब हमको निकालना है वास्तविक वास्तविक आयतन निकालना है। तो वास्तविक आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे गिलास के आयतन में से क्या करेंगे, इस अर्धगोले के आयतन को माइनस कर देंगे। तो हम इसमें लिखेंगे गिलास की वास्तविक धारिता। वास्तविक धारिता बराबर गिलास की आभासी धारिता माइनस अर्धगोला का आयतन। अर्धगोला का आयतन। तो गिलास की आभासी धारिता कितनी आई है हम लोग का? 196.25, और माइनस अर्धगोला का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r³। क्या लिखेंगे? 196.25 माइनस 4/3। पाई का मान है 3.14, और त्रिज्या दिया 5/2 का पूरे का घात हो जाएगा 3। हो जाएगा 196.25 माइनस, जब इसको हल करेंगे ये आएगा 32.71। ठीक है, और घटाने पे हमारा आंसर आ जाएगा 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद 25 का अथवा दिया हुआ है। रशीद को अपने जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया है। वह इस पर अपने मोमियो रंग से रंग करना चाहता है। लट्टू के एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। तो शंकु की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास 3.5 सेमी है। तो जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, रस्सी द्वारा रंग किए जाने वाले क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें दो चित्र है, एक है हम लोग का अर्धगोला और दूसरा कौन सा है? शंकु। तो जब कल हम रंग करेंगे तो बाहर से रंग करेंगे, यानी कि हम अर्धगोले का निकालेंगे वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, और शंकु का निकालेंगे वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? शंकु की ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। तो पहले इसमें व्यास कितना दिया है? व्यास इसका है 3.5 सेंटीमीटर। क्या लिखा हुआ है? व्यास बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो हम त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या आर बराबर हो जाएगा हम लोग का 3.5/2। तो भाग देंगे तो हो जाएगा 1.75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब जो त्रिज्या होगी ये यहाँ से यहाँ तक की कितना है? ये भी है 1.75 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका ऊंचाई निकालेंगे।
यानी कि जो शंकु है इसकी ऊंचाई निकालनी है, क्योंकि जो शंकु होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्रफल होता है पाई आर एल, वक्र पृष्ठ का। एल क्या होता है? एल होता है तिर्यक ऊंचाई। जो शंकु होता है, तो शंकु में ये जो ऊंचाई होती है, ये ऊंचाई होती है, ये तिर्यक ऊंचाई होती है। इसका सूत्र होता है एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसमें एच हमारा ये है और ये नीचे वाला आर है, त्रिज्या है, तो इसके लिए हमको एच निकालना पड़ेगा। तो ऊंचाई एच बराबर हम लिखेंगे, टोटल है 5, 5 माइनस 1.75। जब घटाएंगे तो घटाने पर आएगा ये 3.25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम निकालेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक कहते हैं, तिरछी ऊंचाई कहते हैं? तिर्यक ऊंचाई। तो एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच इसमें कितना है? एच हम लोग का 3.25, तो बराबर में लिख देंगे यहाँ 3.25 का होल स्क्वायर प्लस त्रिज्या है 1.75, 1.75 का होल स्क्वायर, और पूरे का हो गया रूट। तो जब इसको हम हल करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 3.7 सेंटीमीटर। ठीक है, लगभग लगभग ये आएगा 3.7 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे, अब क्या करेंगे, अब हमको इसके पूरे लट्टू का आयतन निकालना है। तो इसके लिए हम निकाल लेंगे शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, और ये शंकु है और ये अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसमें हम लिखेंगे लट्टू का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर, और शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल का हो जाएगा पाई आर एल। ठीक है, हम क्या करते हैं, जब हल करते हैं देख लेते हैं दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन क्या है? पाई आर कॉमन है, तो हम यहाँ ऊपर पाई आर कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा कितना? यहाँ बच जाएगा 2r। ठीक है, और यहाँ बच जाएगा l। यहाँ हम लिख देंगे 2r प्लस l। पाई का मान कितना दिया है? 22/7, तो यहाँ लिख देंगे पाई का मान 22/7। त्रिज्या है 1.75 गुणे, ब्रैकेट में 2r, तो 2 गुणे r है 1.75, और प्लस l। l कितना है? 3.7 है, लिख देंगे 3.7। इसको हम लोग काट देंगे 7 से, ये कटेगा 0.25 बार में। ये हम लोग का हो गया 22 गुणे 0.25 गुणे 2 से गुणा करेंगे 1.75 में, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3.5 और प्लस 3.7, तो हो जाएगा 22 गुणे 0.25 गुणे, इसको जोड़ेंगे तो 7 5 12 को 2 3 3 6 1 7, ये हो जाएगा 7.2। और जब तीनों को गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर।